हेलो दोस्तों, देखिए एक्सरसाइज 10.1 अब हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हम पूरे वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज सिर्फ आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। बहुत सिंपल है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। उससे पहले आपको ना कुछ क्वांटिटीज़ जो वेक्टर होती हैं, स्केलर होती हैं, बेसिक क्वांटिटी वो पता होनी चाहिए। बस उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कहता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको दोस्तों डिस्प्लेसमेंट को ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है, और वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको दिया है 40 किलोमीटर, और ये दी उसकी डायरेक्शन मतलब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो उससे पहले आपको ना यहाँ पे क्या दिखाना होगा, आप डायरेक्शन बनाइए। मान लीजिए ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो हमको क्या दिखाना है, 40 किलोमीटर एक डिस्प्लेसमेंट दिखानी है। उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ है ना, तो इसके 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो मान लीजिए कि यहाँ कहीं वो इस तरह से होगी, मीन्स ये एंगल जो है आपका, ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री का। और जो ये मैग्नीट्यूड आप खींचोगे ना स्केल से, ये जो खींचोगे ये होगा 40 किलोमीटर का। ये इस पॉइंट को मान लीजिए, आप नाम दे दीजिए कोई भी पॉइंट P। तो इसको मान लीजिए हम O नाम दे रहे हैं। तो OP क्या हो गई, एक डिस्प्लेसमेंट हो गई 40 किलोमीटर की 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपको ना कुछ क्वांटिटीज़ की यूनिट वगैरह दी हैं, तो यह पता लगाना है कि वे क्वांटिटी आपकी वेक्टर होती हैं, स्केलर होती हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली आपकी 10 kg। अब देखो kg जो यूनिट होती है ना, वो किसकी होती है, आपकी वेट की। आपको ये पता होना चाहिए कि मास है, वॉल्यूम है, लेंथ है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, ये सारी बेसिक क्वांटिटी आपकी क्या है, स्केलर हैं। तो यही तो है मास, तो ये भी स्केलर होगा, इसलिए ये तो क्या होगा आपका स्केलर। मीन जो फर्स्ट आपकी बन जाएगी वो बन जाएगी स्केलर। उसके बाद है सेकंड, ये कहता है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब 2 मीटर चलना आपको किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में से हमने अभी क्वेश्चन किया ना ये, तो नॉर्थ वेस्ट क्या होगा इसका, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, यानी यहाँ कहीं बिल्कुल बीच में 2 मीटर चलना है इस तरीके से। तो आप ऐसे चल जाओगे 2 मीटर, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड दिया है 2 मीटर और इसकी डायरेक्शन दी है नॉर्थ वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो सेकंड आपका वेक्टर है। थर्ड दिया आपको 40 डिग्री 40 डिग्री। देखिए ये है आपका एंगल, यानी कि देखिए वैसे जो एंगल होता है ना सॉलिड एंगल, उसकी यूनिट होती है तुम्हारी रेडियन। तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद मान लीजिए हमारे पास ये आ गया 40 डिग्री, उस यूनिट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया रेडियन की। तो बताना 40 डिग्री क्या है। तो एंगल जो होते हैं ना आपके, वो भी स्केलर होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि जो एंगल की मेजरमेंट होती है वो हमेशा स्केलर होती है, उसका हम मैग्नीट्यूड से निकालते हैं। जो थर्ड होगा आपका वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो गई। फोर्थ कहता है 40 वॉट। अब देखिए दोस्तों, जो वॉट है ना वो आपकी यूनिट होती है पावर की। तो पावर क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है जो होती है वर्क अपॉन टाइम। वहाँ पे वर्क भी आपकी, देखिए पावर होती है क्या आपकी ना, जो फोर्थ है ये होता है उसका फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ये हो गई स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ में कहता है 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो आपकी यूनिट होती है ना, वो होती है आपकी चार्ज की। किसकी होती है, चार्ज, जिसको हम नोट करते हैं क्यू से। तो चार्ज भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी स्केलर। उसके बाद देखिए दोस्तों लास्ट है आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है
वो होती है आपकी एक्सेलरेशन की। किसकी होती है? एक्सेलरेशन की। वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो कुल मिलाकर जो ये बना ना एक्सेलरेशन, ये आपका क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे सीधे आपको ना क्वांटिटीज़ के नेम दे दिए गए हैं। यहाँ तो क्या थी, आपको यूनिट देखकर पहचानना था कि ये कौन सी क्वांटिटी है, और यहाँ आपको क्या है, सीधे क्वांटिटी दी है, उसका पता लगाना है वो स्केलर है या वेक्टर है। पहली टाइम पीरियड, तो मैंने अभी बताया दोस्तों कि टाइम पीरियड जो होती है ना आपकी, वो क्या होती है? स्केलर। तो पहला क्या हो जाएगा? स्केलर। उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस, सेकंड। डिस्टेंस भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। हमको किसी की डिस्टेंस अगर मेजर करनी होती है ना, तो सीधे मेजर करते हैं ना। किसी का हाइट मेजर करनी हो तो बोलेंगे 6 फीट है ना। किसी की अगर हम किसी मैदान की मान लीजिए लंबाई या चौड़ाई निकाल रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो उसकी भी ऐसे बताएंगे। तो क्या है, ये भी डिस्टेंस आपकी स्केलर हो जाएगी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, फोर्स। फोर्स क्या होता है आपका? थर्ड, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है आपकी? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर और तुम्हारे स्केलर निकल के आता वेक्टर। तो तुम्हारा जो फोर्स है ना दोस्तों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए आप वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों आपकी? ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर अपॉन टाइम भी आपका निकल के आता है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। पांचवा है आपका वर्क डन। वर्क डन ये क्या होता है दोस्तों आपका? देखिए, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी चीज़ पर या किसी ऑब्जेक्ट पर हमने कितना फोर्स लगाया और वो कितना डिस्प्लेस हुआ। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर डॉट वेक्टर क्या हो जाएगी आपकी? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए, ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स हो गया, मास, वॉल्यूम, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 11th में है फिजिक्स में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वरना 10th में भी है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इन फिगर 10.6 ए स्क्वेयर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको ना एक स्क्वेयर दिया हुआ है, तो ये वेक्टर्स बताने की इस डायग्राम में ना, ये वेक्टर कहाँ कहाँ, कौन कौन से वेक्टर बन रहे हैं। पहला है आपका को इनिशियल, यानी कि को इनिशियल वेक्टर आपको बताने हैं इस स्क्वायर में। देखिए, एक वेक्टर आपको ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। दोस्तों मैंने ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक क्लास यूट्यूब पे डाल रखी है, आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को बड़े अच्छे से समझाया है। तो वहाँ पे है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल इसका मतलब होता है कि ऐसे वेक्टर जो एक सेम पॉइंट से निकले हों, मतलब वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके डायग्राम में कहाँ है? देखिए, ये वेक्टर है ए, इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। वेक्टर है बी, इसका बी का इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। वेक्टर सी का इनिशियल पॉइंट ये है और वेक्टर सी का ही फाइनल पॉइंट ये है, या बोलिए टर्मिनल पॉइंट। और डी का क्या है? इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी, ये दोनों इस इनिशियल पॉइंट से दोनों यहाँ से निकले हैं। तो मीन्स क्या होगा, ए और जो डी है ना आपके, ये को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। तो कौन कौन से लेंगे दोस्तों? वेक्टर ए और वेक्टर डी, ये आपके को इनिशियल वेक्टर है। अगला कहता है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं दोस्तों? आपने ये पढ़ा होगा कि वो वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो देखिए, यहाँ पे किसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम दे रखी है हमको। देखिए, जो वेक्टर ए है इसकी ये डायरेक्शन है, वेक्टर बी की ये है, वेक्टर सी की ये है, वेक्टर डी की ये है। अब देखिए, वेक्टर ए की और वेक्टर सी की डायरेक्शन देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल अपोजिट है। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। और वेक्टर बी और वेक्टर डी की अगर हम बात करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और देखिए दोस्तों डायरेक्शन भी सेम है, इस तरीके से। तो आपके बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो जाएंगे? आपके इक्वल वेक्टर हो जाएंगे।
मीन्स इक्वल वेक्टर आपके कौन कौन से होंगे, वेक्टर बी और वेक्टर डी। दोस्तों बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। देखिए दोस्तों, आपको कोलिनियर में और इक्वल वेक्टर्स में ना डिफरेंस पता होना चाहिए। कोलिनियर प्रॉपर्टी सिर्फ यह कहती है कि जो भी वेक्टर हैं आपके, दो वेक्टर हैं मान लीजिए, वो आपके पैरेलल होने चाहिए किसी सेम लाइन के, या एक दूसरे के वो पैरेलल होने चाहिए। डायरेक्शन उनकी सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। लेकिन इक्वल वेक्टर कहता है कि वो वेक्टर क्या होने चाहिए आपके, हमेशा सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम ही होना चाहिए। जबकि कोलिनियर में ऐसा कुछ नहीं कहता है कि मैग्नीट्यूड कितना हो, डायरेक्शन कैसी हो, बस पैरेलल होने चाहिए। तो देखिए इक्वल कौन से नहीं है, तो देखिए दोस्तों ये तो इक्वल है ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ए और सी ये दोनों वेक्टर आपके क्या होंगे, कोलिनियर है ना, पैरेलल, ऐसे पैरेलल है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये आपके कोलिनियर होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कहता आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। आपको ना ये 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, तो आपको ना वेक्टर्स की टाइप्स पढ़ के ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट कहती है वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर ए आर कोलिनियर। देखिए दोस्तों, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए हमको यह दिखा रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, मीन्स 180 डिग्री। मान लीजिए वेक्टर ए इस तरीके से अगर है, ये वेक्टर ए है, तो क्या है, जो वेक्टर माइनस ए है वो इस तरीके से है, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है जितना भी है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कोलिनियर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये अगर कोई हम लाइन खींचते हैं ना ऐसे यहाँ, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, इस लाइन के ना पैरेलल हो जाएंगे, है ना, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इस लाइन के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल आपकी ट्रू है, तो आप लिख दोगे इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहता है कि अगर दो कोलिनियर वेक्टर हैं वो हमेशा आपके बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। अब देखिए दोस्तों, होते क्या है कोलिनियर वेक्टर्स, ये हमारे मान लीजिए कोलिनियर वेक्टर हैं, यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन अगर मैं आपसे यही बोलूँ कि जो ये वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए 2 यूनिट है, और कोई वेक्टर मैं ले लेता हूँ मान लीजिए बी, है ना, इसका मान लीजिए जो मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट है। तो देखिए दोस्तों, मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो गया, लेकिन ये दोनों वेक्टर इस सेम लाइन के पैरेलल तो है ना, मतलब क्या है, ये वेक्टर कोलिनियर तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड इनका सेम नहीं है। तो दोस्तों ये बात आपकी यहाँ फॉल्स हो जाएगी कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल ही होंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स। नेक्स्ट कहता है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, कि अगर दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो वो कोलिनियर होंगे। अब देखिए, ये वेक्टर थे हमारे पास अभी, वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर ए, इनका मैग्नीट्यूड सेम था, तो क्या है, ये कोलिनियर होंगे। मीन्स सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे या सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे कि इनका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, हम इनको कोलिनियर नहीं बोल सकते। तब तक नहीं बोल सकते जब तक ये नहीं पता चलेगा इनकी डायरेक्शन क्या है, कि एक दूसरे के पैरेलल हैं या किसी लाइन के पैरेलल हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड हो। ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए ये वेक्टर ए है ना, 2 यूनिट है, और ऐसे वेक्टर है तुम्हारा बी, ये 3 यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड मतलब 2 यूनिट का ही है क्योंकि सेम लेना है ना मैग्नीट्यूड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट होगा, इसका भी मान लीजिए 2 यूनिट होगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए इनकी, है ना, कैसी है, एक प्रकार से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना, इसकी ऐसे इसकी ऐसे। तो ये बात भी आपकी फॉल्स होगी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से वेक्टर कोलिनियर नहीं बनेंगे, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक सेम लाइन के। नेक्स्ट कहता है आपका टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। मीन्स क्या है कि अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर आपके इक्वल भी होंगे। देखिए दोस्तों, ये बात भी आपकी फॉल्स है। क्यों है वो देखिए, मान लीजिए ये आपके कोलिनियर वेक्टर थे, है ना, दो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए,
क्या इनका मैग्नीट्यूड यहाँ सेम है? सेम है। मान लीजिए इसका 2 यूनिट हुआ, इसका 2 यूनिट हुआ, सेम है ना। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। अगर ये सेम डायरेक्शन में होते, है ना, मतलब क्या होता, वेक्टर ए और वेक्टर ए, ये तभी पॉसिबल होते कि इक्वल है। इस माइनस ने ये बताया हमको कि इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर ए नेगेटिव है ना, ये एक नेगेटिव वेक्टर है। किसका? वेक्टर ए का। तो इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 10.1 समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ना हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक सेक्शन फार्मूला का, जो कि एक्सरसाइज 10.2 में आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों 10.2 एक्सरसाइज की वीडियो मैंने बना दी है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से वहाँ पे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका ना सेक्शन फार्मूला क्या होता है वेक्टर अलजेब्रा में। सेक्शन फार्मूला, उससे पहले ना मैं आपको इसकी थोड़ी डायग्राम में फिगर दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये यूज़ होता है वेक्टर में। मान लीजिए हमारे पास ना 2 पॉइंट हैं, इस तरीके से। मान लीजिए ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट से ये इस तरह डायरेक्टेड है। मैं कह सकता हूँ कि ये वेक्टर इनके पोजीशन वेक्टर बन चुके हैं। इसको मान लीजिए वेक्टर ए है, इसको मान लीजिए वेक्टर बी है, ये पॉइंट ओ है। तो इन पी क्यू पॉइंट्स को ना जॉइन करने वाली लाइन इस तरीके से मान लीजिए, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो क्या होगा, इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को ना एक पॉइंट आर इसको डिवाइड करेगा। अब देखिए वो 2 तरीके से डिवाइड कर सकता है आपका, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली का मतलब है कि वो आर पॉइंट जो है इस पी और क्यू के बीच में कहीं होना चाहिए, तो वो होगा इंटरनली। और जब बात करते हैं हम एक्सटर्नली की, तो उसका मतलब होगा कि वो आर पॉइंट इस पी क्यू इन 2 पॉइंट्स के बाहर कहीं हो सकता है। वो यहाँ पर भी हो सकता है आर पॉइंट कहीं, इसको अगर खींचे तो लाइन को उधर, और वो यहाँ पर भी हो सकता है। मान लीजिए वो पॉइंट इंटरनली है अभी आर, हम 2 केस लेंगे। तो पहला मान के चल रहे हैं हम इंटरनली, तो इस आर का ये होगा आपका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। तो हम पहला केस करने जा रहे हैं दोस्तों इंटरनली का। मतलब अगर ये आर पॉइंट इस पी क्यू लाइन को ना इंटरनली डिवाइड करता है, अब m/n में, मतलब क्या है कि अगर ये पी क्यू लाइन आपकी थी, है ना, ये पॉइंट यहाँ आर है और इसको ये m/n में डिवाइड कर देता है। तो मान लीजिए ये आपका m है और ये रेशो n है, इतना ये n है, इतना ये m है। m n आपके स्केलर होंगे, जैसे 2:1, 1:2 जो भी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ना सीधा फॉर्मूला पढ़ते हैं, आपको वो याद रखना है। क्या हो जाता है, इसकी m की मल्टीप्लाई आप करोगे इस वेक्टर में, यानी कि जो q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो ये वेक्टर r जो होगा ना आपका, वो कैसे क्वेश्चन करता है दोस्तों, कि ये जो बिंदु है ना ये r, इसका आप पोजीशन वेक्टर निकालिए। ये r पॉइंट अगर इस पी क्यू लाइन को m/n में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट r का आपको पोजीशन वेक्टर निकाल के दिखाना है। तो उसके लिए हम ये पढ़ते हैं दोस्तों, m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a, और अपॉन में हो जाएगा m प्लस n। यही आपका क्या है दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला है इन वेक्टर अलजेब्रा। ये केस है दोस्तों आपका इंटरनली का, है ना। अब सेकंड केस हम लेते हैं एक्सटर्नली का। मतलब जो ये पॉइंट आर है आपका, ये अगर इस पी क्यू लाइन को ना कहीं एक्सटर्नली डिवाइड करता, उसको देखिए दोस्तों डायग्राम से कैसे करता। मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है और ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। इस पॉइंट को ओ नाम दे दीजिए। अब ये लाइन सेगमेंट था, है ना, पी क्यू, इस तरीके जो डायरेक्टेड है, यहाँ पर भी ये ऐसे डायरेक्टेड था। अब देखिए दोस्तों, जब आर पॉइंट होगा ना, वो इस सेगमेंट को पी क्यू को इस तरह है ना उस तरफ जा रही है, तो कहीं आगे चलकर मान लीजिए वो कहीं इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर कहीं इस लाइन को डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट का
ये हम बना देंगे पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट आर हो गया और इस वेक्टर को नाम दे दीजिए वेक्टर आर। तो दोस्तों इस तरीके से ना ये आर पॉइंट इस पी क्यू लाइन को ना एक्सटर्नली डिवाइड करता है। और किस रेशियो में करेगा दोस्तों, देखिए जो आपका ना ये रेशियो जो होगा ये होगा एम पूरा, यानी पी से लेके आर तक, यानी कि ये एम लेंथ है। और जो आपकी एन होगी वो क्या होगी दोस्तों, होगा दोस्तों आपका इतना, यानी ये तुम्हारी एन यूनिट की लेंथ है। तो इस तरीके से क्या हुआ दोस्तों, इस पॉइंट आर ने ना इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को एम रेशो एन में एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया। अब फिर इसके लिए निकालेंगे हम क्या, पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये देखिए जो वेक्टर आर निकाले जाएंगे ना, आपको सिंपली क्या करना है, वही एम की मल्टीप्लिकेशन करनी है वेक्टर बी से, और यहाँ ना माइनस लगाना है, और बाकी फार्मूला वो सेम है, और यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको लगाना होगा दोस्तों जब आपका केस कौन सा हो, ये वाला एक्सटर्नली वाला हो, और जी इसका पोजीशन वेक्टर आपको निकालना हो। दोस्तों ये था आपका सेक्शन फार्मूला। एक्सरसाइज 10.2 में इसका बहुत यूज देखने को मिलेगा। तो आई होप समझ में आ गया हो दोस्तों आपके। थैंक यू।